वेलकम टू बक बक पॉडकास्ट। मैं हूँ प्रिया और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो प्रोफेसर के साथ साथ एक अपराइजिंग एंटरप्रेन्योर भी हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर राहुल आहूजा सर। सो सर, thank you very much for inviting me over here. सर, सो सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, फर्स्ट क्लास। सो सर, आपके मन में क्या आता है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सुनते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में जो पहला चीज़ सामने आती है वो है एक जज्बा, पागलपन, कुछ कर गुजरने का पागलपन। कि अगर मैं मार्केट में खड़ा हूँ और सिर्फ मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए करने के लिए कुछ आया हूँ। मैं सिर्फ अपने लिए बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जॉब गिवर के हैसियत से बैठा हूँ। तो अगर मैं एंटरप्रेन्योर वर्ड समझ में आता है तो वो मर्सिडीज, ऑडी, BMW से उतरता है वो आदमी नहीं, वो आदमी जो खड़े होकर के 50 लोगों को नौकरी दे रहा है, जिनके घर पे रोटियां दे रहा है, वो एंटरप्रेन्योर होता है। तो वेरी गुड आंसर। सो सर, ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? जैसे कि मैं आप अभी बता चुके हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं एमिटी यूनिवर्सिटी पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स। तो मेरे घर पे जो मैंने सबका माहौल देखा, मेरे पापा का भी बिजनेस, मेरे भाइयों का भी बिजनेस, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली में भी सबका बिजनेस, मुझे बिजनेस के प्रति कभी कुछ रुझान, कुछ झुकाव इस तरफ ऐसा कभी शुरू से कभी नहीं था। मेरा मन जॉब सेक्टर की तरफ गया, फिर मैंने एज अ कंटेंट राइटर काम किया, मैंने एज अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट काम किया, उसके बाद मैं टीचिंग की तरफ आया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, मुझे टीचिंग करनी है। बिजनेस स्टार्ट करने का ऐसे पर्पस स्टार्ट हुआ कि मेरे फादर पिछले 30-35 साल से जब बिजनेस कर रहे थे और अब समय के साथ जैसे जैसे मार्केट में मैंने देखा चीज़ें बदल रही हैं, कैसे सोशल मीडिया का यूज़ करके लोग सर्विसेज पहुंचा रहे हैं, ई-कॉमर्स पोर्टल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं आप भी कुछ इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, कुछ अपना कर। हाँ। तो आप जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं उसको आप ऑनलाइन लेकर के आइए या इस मार्केट की तरफ जो ग्रोथ करिए। तो उनका कहा कि ठीक है, तुम देखो कहाँ क्या कर सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया मार्केट में, मैंने देखा कि अच्छा ये एक गैप है जिसको मेरा बिजनेस फुलफिल कर सकता है। मैंने डेमोग्राफिक्स की स्टडी की, मैंने बिहार के मार्केट की स्टडी, मैंने कहा बच्चा ये जो एक चीज़ है ये छूट रही है, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो वहाँ मेरे फादर का 30-40 साल का बिजनेस का एक्सपीरियंस और मेरे आज के टेक्नोलॉजी का ज्ञान, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए। और वहां से मेरा बिजनेस का जो आइडिया था वो स्टार्ट हुआ और आज मैं यहाँ पे इस जगह पे बैठा हुआ। सो आपका एक्सपीरियंस मेरे फादर का, क्योंकि ये जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बिजनेस में मैं हूँ, अगर मेरे फादर का हेल्प नहीं होता तो ये बिजनेस कभी नहीं होता। क्योंकि मैं सैल्यूट करता हूँ अपने पेरेंट्स को, आपके पेरेंट्स को, जिनकी मेहनत की वजह से हम आज यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे फादर जो है वो मेरे लिए मेरी छत हैं, उस छत की वजह से मेरा एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुआ है। अगर उनका हेल्प नहीं होता तो ये बिजनेस, ये कंपनी कहीं पे भी नहीं होती। आज भी इस कंपनी में वो मेजर स्टेक होल्डर हैं, ही इज द ओनर, आई एम जस्ट द एम्प्लॉय ओवर देयर। वो कहने को वो टर्म्स हम यूज करते हैं कि आई एम द को फाउंडर और आई एम दिस एंड दैट, बट दिस बिजनेस बिलोंग्स टू हिम। आई एम जस्ट द फेस सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड टॉकिंग अबाउट इट। So he is your big supporter. He is my supporter, not big, he is the only support which I have in this business and in this life. उन्होंने आपको लगता है बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है? इनकरेज नहीं किया है, मैंने देखा कि वो जो एफर्ट डाल रहे हैं, जो उनके पास नॉलेज है ट्रेडिशनल मार्केट का, जिस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को लेकर के मार्केट में डील करते हैं, वो बहुत अच्छा है। ही जस्ट नीडेड द सपोर्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। उनको सोशल मीडिया के बारे में आइडिया नहीं, उनको ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में आइडिया नहीं, उनको नहीं पता कि भाई गैप एनालिसिस क्या होता है, कहाँ पे मैं जाके अपना प्रोडक्ट पिच कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जब दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी की तरफ आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है, तो हमें भी बढ़ना होगा पापा। तो उनका कहना था कि ठीक है, तुम मुझे बताओ कि हम क्या कर सकते हैं। तो आइडियाज आया, मैंने सर्च किया कि भाई बिहार में ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, कहाँ पे कुछ गैप्स आ रहे हैं। वहाँ से मेरे बिजनेस का जो प्रिंटिंग सॉल्यूशंस का जो आइडिया है वो वहाँ से निकल करके आया। ओके सर। सो सर, आप एक प्रोफेसर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो इन दोनों लाइफ को मेंटेन करना आपके लिए क्या चैलेंजिंग, क्या मुश्किल है? मेरा मानना है कि आप जो भी काम करें उसमें अपना 100% दें। जब मैं एमिटी यूनिवर्सिटी
कि कैंपस में स्टेप इन करता हूँ तो वो मैं अपना बिजनेस दिमाग बाहर छोड़ के आता हूँ। तब मैं यहाँ पे सिर्फ एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मेरा काम है स्टूडेंट्स को पढ़ाना, क्योंकि यही वो स्टूडेंट्स है जो आगे चल करके कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कोई जॉब गिवर बनेगा या फिर कोई बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा होगा। तो मैं जब एमिटी के अंदर एंटर करता हूँ तो मेरा फोकस 100% एज अ टीचर रहता है, क्योंकि टीचर की जो एक नौकरी होती है वो आज के समय में तो खैर रिस्पेक्ट जो वर्ड है वो टीचर्स के प्रोफेशन से हटता जा रहा है, क्योंकि उनको बस एक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट में टीचर है, वो काम कर रहा है, उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलना है। रिस्पेक्ट भले मुझे ना मिले, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि आप बहुत गुस्सा भी होते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि मैं उनकी लाइफ को क्राफ्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आज से 10 साल बाद, 20 साल के बाद जब कोई एक भी, मैं अगर एक सक्सेसफुल आदमी खड़े होकर के ये बोल दे, सिर्फ एक, कि मैं जो आज हूँ वो राहुल आहूजा सर की वजह से हूँ, तो मेरा धरती पे आने का जो काम था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्राउड मोमेंट। तो खैर आपके सवाल पे मैं वापस अभी यहाँ पर आता हूँ कि जब मैं एंटर करता हूँ तो मैं 100% टीचिंग में देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद जो समय मेरे पास बच जाता है उसमें मैं फिर वहाँ पे काम करता हूँ। और इसमें मैं फिर से बताऊंगा कि मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है कि जब मैं यहाँ बैठा रहता हूँ तो उस समय वो मेरी फैक्ट्री में, वर्कशॉप पे, ऑफिसेज में वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ सामान जाना है, कहाँ से पेमेंट्स वगैरह आना है, तो वो हैंडल करते हैं। सो ही इज काइंड ऑफ योर बिजनेस पार्टनर आल्सो, सपोर्टर आल्सो? मैं उन्हें बिजनेस पार्टनर नहीं कहूँगा, मैं उन्हें बिजनेस ओनर कहूँगा। ठीक है, तो मैं बस उनको बैकएंड सपोर्ट दे रहा हूँ, असली बिजनेस वही रन कर रहे हैं। अब बस ये है कि हाँ, चेहरा मैं आज हूँ तो इस वजह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन वो मेरी इस कार के मेन चारों चक्का है, मैं बस ऊपर बैठा हुआ हूँ। ड्राइवर हूँ, ड्राइवर वो है, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। सो ओके सर, सो आपने अपने ब्रांड का नाम एक्सक्लूसिव यू क्यों रखा और इसका मतलब विजन क्या है? देखिए, मैं ब्रांड का नाम सेट करने के पहले अपने बिजनेस का जो विजन और मिशन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं जब मार्केट में सर्वे कर रहा था, मैं सर्च कर रहा था, मुझे दिखाई दिया कि बिहार की मार्केट में जो भी कस्टमाइज्ड प्रिंटिंग होती है, चाहे वो टी शर्ट्स के ऊपर हो, चाहे वो कॉफ़ी मग्स, चाहे वो बॉटल्स के ऊपर हो, ग्लासवेयर के ऊपर हो, जो यूटेंसिल्स, फूड यूटेंसिल्स की बात कर रहे हैं, या जो डायरीज़ हैं, या इस तरीके से जितने भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं और फूड कंटेनर्स वगैरह भी जो होते हैं, तो मुझे पता चला कि वो कहते हैं कि हम दिल्ली से करवाते हैं, हम नोएडा से करवाते हैं, हम कोलकाता से कराते हैं, हमारा चेन्नई से टी शर्ट्स आते हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि बिहार में क्यों नहीं हो रहा है। किसी ने मुझे कहा कि वो क्या करते हैं कि वो टी शर्ट्स मंगाते हैं बाहर से। मतलब आपको जैसे मधुबनी पेंटिंग्स के मैं एग्जांपल लेता हूँ। मधुबनी पेंटिंग्स बिहार में फेमस है, वो बिहार की एक पहचान है। मधुबनी पेंटिंग्स की डायरीज दिल्ली में प्रिंट हो रही हैं और वो बिहार में बेची जा रही हैं। तो आप अपना पैसा, आप अपना कैपिटल आप दिल्ली में स्पेंड कर रहे हैं, आप कोरियर चार्जेस, आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस दे रहे हैं, आप उसके ऊपर जीएसटी भर रहे हैं, और वो जीएसटी बिहार में नहीं आ रही है, वो दूसरे स्टेट्स की तरफ जा रही है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप दिल्ली में बिजनेस ना करें, मुंबई में ना करें, सब जगह बिजनेस करें, पैन वर्ल्ड में आप अपना बिजनेस करें। दूसरे देशों को भी, दूसरे स्टेट्स को भी फायदा होना चाहिए, लेकिन पहले खुद का घर तो हम बना लें। मैन्युफैक्चर यहाँ आप जो प्रिंट्स बिहार से निकलने चाहिए बाहर, वो दिल्ली से प्रिंट होकर के वापस बिहार में बेचे जा रहे हैं। जो डायरीज आ रही हैं, कॉफी मग्स आ रहे हैं, जो मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड जो एसेसरीज आ रही हैं, प्रिंट दिल्ली में हो रहा है, हम उसे बिहार में खरीद रहे हैं, जबकि हमें उसे बाहर भेजना चाहिए था। टी शर्ट्स की प्रिंटिंग की क्वालिटी यहाँ पे जो दे रहे थे वो बिल्कुल सब स्टैंडर्ड थी। लोग कहते थे कि हमें क्वालिटी चाहिए तो हमें दिल्ली जाना पड़ता है। अब वो जो आने जाने का समय है, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस है, वो कौन दे रहा है? वो यहाँ के लोकल लोग दे रहे हैं। क्योंकि बिहार अब इतना बड़ा मार्केट हो चुका है स्टार्टअप्स का कि हर स्टार्टअप्स को ये टी शर्ट्स और ये एसेसरी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा अब इस समय बिहार में सक्सेसफुल हो रहा है कि उन्हें फूड कंटेनर्स की ज़रूरत है, जिसमें उनको पर्सनलाइज्ड ब्रांडिंग चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है मार्केट में रहना है तो ब्रांडिंग करना है। ब्रांडिंग करने के लिए हम कोलकाता जा रहे हैं और कोलकाता से हम अपने कंटेनर्स मंगा रहे हैं, हम दिल्ली से एसेसरीज और टी शर्ट्स मंगा रहे हैं, तो बिहार में हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि ये एक गैप है इस डेमोग्राफिक्स में, इस गैप को फुलफिल मैं करूंगा। और मैंने जो यहाँ पे मशीन्स लगाई हैं
वो एज पर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो दिल्ली और कोलकाता में यूज की जा रही है। वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जिसको DTF, डायरेक्ट टू फिल्म कहा जाता है, वो मैं यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ सर। ओके सर, सो मतलब आपने इस गैप को देख करके, और मैंने गैप को देखा, मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, यहाँ के लोग जो 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 टैक्स हम इकोनॉमी अपने अपने दे रहे हैं, GST जो दे रहे हैं या जो भी सर्विसेज दे रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को लेबर मिले। अगर मैं यहाँ पे अपनी फैक्ट्री लगाता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करता हूँ, तो उसका फायदा यहाँ के लोगों को होगा। यहाँ पे मैं रेंट दूंगा तो यहाँ पे फायदा होगा। जिस ई-रिक्शा पे, जिस ऑटो वाले से मैं सामान भेजूंगा, जिससे वो उस पर्टिकुलर बंदे को उसके घर पे रोटी जाएगी। तो चाहे आप ट्रांसपोर्ट की बात करें या लॉजिस्टिक्स की बात करें, आप रेंट की बात करें या उस प्रोडक्ट को बेचने की बात करें, मेरे यहाँ जितने एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनके घर में खाना आएगा। तो ये चीज, बिहार का पैसा बिहार में रखने की कोशिश थी मेरी। इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को, सर्विस को मैंने खोजा और मैं यहाँ पे इस समय काम कर रहा हूँ। सो इट वाज अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड थैंक यू। सो मतलब ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं ऐसे जो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपका क्या डिफरेंट है उसमें? मेरा डिफरेंस है कि जब आप कॉर्पोरेट गिफ्टिंग या कस्टमाइज गिफ्टिंग के ऊपर जाते हो, पहले तो जैसे मैंने बताया कि बिहार में उस टेक्नोलॉजी की मशीन्स नहीं थी। यहाँ पे स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी, यहाँ पे टी-शर्ट्स के ऊपर स्क्रीन प्रिंटिंग होती थी या सब्लिमेशन होता था, जिसका लाइफ साइकिल बहुत अच्छा नहीं रहता था। मैंने जो DTF फिल्म्स यहाँ पे स्टार्ट की हैं, जो ब्रांड यहाँ पे स्टार्ट किया है, वो प्रिंट क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप अगर दिल्ली से कराते हो तो वो बोलेंगे कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 50 टी-शर्ट्स आप कराओगे तब हम आपको करके देंगे। फिर उस 50 टी-शर्ट्स का ट्रांसपोर्ट का भी एक्सपेंस आपको ज्यादा पड़ेगा। मैं कहता हूं कि आप एक बनवाओ, आप एक से शुरुआत करो। क्यों? जब मैं छोटे से शुरुआत कर सकता हूं तो किसी दूसरे ब्रांड को क्यों हक नहीं कि वो छोटे से शुरुआत करे? आज मैं थोड़ा कम कमाऊंगा, लेकिन दूसरे को भी तो कमाने को अपॉर्चुनिटी दूंगा। उसका मार्केट ग्रो करेगा तो ही तो मेरा मार्केट ग्रो करेगा। So you believe in kind of equality? 100% इक्वालिटी की बात नहीं है यहाँ पे सबको अपॉर्चुनिटी देने की बात है। अगर मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि लोग मेरी मदद करें, तो मुझे भी तो लोगों की मदद करनी है। अब आप अपने पॉडकास्ट के लिए आज मेरे पास आती हैं कि मुझे कॉफी मग्स बनवाने हैं या मुझे टी-शर्ट्स बनाने हैं, मैं आपके ऊपर क्लॉज रख दूं कि आपको मिनिमम 10 टी-शर्ट्स बनवाने हैं और आप दिल्ली से बनवाओगे, तो आप ये सोचो कि टर्न अराउंड टाइम कितना बड़ा रहेगा। मैं आपको कहता हूं आपको 2 टी-शर्ट्स चाहिए, मैं आपको बना के दूंगा, उसी रेट पे बना के दूंगा जिस पे आप दिल्ली से बनवा रहे हो, आपको ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं देना है। So I'll choose you. तो यू विल चूज मी। मैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम रखूंगा, लेकिन मैं ये जो प्रोडक्ट की सप्लाई का वो है, क्वांटिटी है, उसको मैं इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा। सबका विकास होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है, एक बिजनेस मॉडल होता है जिसको हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड कहते हैं। अब आप एक आर्टिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाते हैं, आप अपना एक ब्रांड लेबल लॉन्च करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा एक क्लोथिंग वेयर ब्रांड हो, ठीक है, लेकिन आपके पास वर्कशॉप नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, आप मेरे पास आइए। आप अपने आइडियाज़, अपने डिज़ाइंस लेकर के मेरे पास आइए, आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट लेकर के मेरे पास आइए, आपको मटेरियल, आपको डिज़ाइंस मैं प्रोवाइड करूँगा। आप जाके गूगल करेंगे कि प्रिंट ऑन डिमांड क्या होता है। इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो इसको इस समय करते हैं और बिहार में तो कोई है भी नहीं। मैं करता हूँ। मेरे वेयर हाउस से सिर्फ मेरा एक्सक्लूसिव ही नहीं, उसके अलावा 5 और ब्रांड्स ऑपरेट कर सकते हैं। वो वर्कशॉप मेरा यूज़ करेंगे, वो प्रोडक्ट्स मेरा यूज़ करेंगे, लेकिन ब्रांडिंग उनकी होगी। तो वो एक आर्टिस्ट जो बिहार में अपना टी-शर्ट का ब्रांड बनाना चाहता है, वो एक अपना लेबल लॉन्च करना चाहता है, मैं उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ। उसे दिल्ली जाने की, बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बिहार में सपोर्ट करूंगा। वो यहीं पे प्रोडक्ट बनाएगा और अपने पूरे प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में बेचेगा, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो आपका बहुत ही ज़्यादा यूनिक आइडिया है जी। आप फ्यूचर प्रॉफिट्स के बारे में सोच रहे हैं, कम में भी दे करके, लेकिन इट इज़ वेरी गुड। थैंक यू। सो आपके हिसाब से एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? गिव अप नहीं करना है। किसी मंथ मेरी सेल 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी मंथ मेरे घर से सेविंग्स मेरी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। गिव अप नहीं करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आप बिजनेस शुरू करें और आप सोचेंगे कि 3 महीने के अंदर मैं अपनी कार पे बैठूंगा, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। आप ये माइंड मेकअप ले करके चलिए कि पहले मैं गिरूंगा, लेकिन मैं उठूंगा बाद में, मैं खड़ा होकर के चलूंगा, दौड़ूंगा। गिव अप नहीं करना है।
और अगर उनका बिजनेस नहीं चला तो? बिजनेस नहीं चला, हम दूसरे आइडिया पे काम करेंगे। दूसरा आइडिया भी नहीं चला तो? देखिए, जिसको मार्केट की समझ है, जिसको गैप एनालिसिस करना आता है, उसको पता है कि मुझे गैप्स कहाँ फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, तो वो कभी सक्सेसफुल ऐसा नहीं कि वो नहीं होगा। देश में कितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप लेंसकार्ट के फाउंडर्स की बात करें, ओयो के फाउंडर्स की बात करें, और ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं जिनका पहला 2, 3, 4 आइडिया फेल कर गए, लेकिन 5वां तो क्लिक किया क्योंकि उन्होंने मेहनत की, उन्होंने गिव अप नहीं किया कि भाई मेरा 4 आइडियाज फेल हो गए, मैं गिव अप कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के पहले मैंने शुरुआत एज अ कंटेंट राइटर की, फिर मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बना, मैनेजर बना। मुझे 11th-12th में लगा था कि मैं कुछ अपना बिजनेस करूंगा, मैंने एमआर बनने की कोशिश की, मुझे सर्जिकल इक्विपमेंट्स बेचने की मैंने सोची, मैंने ट्यूशन सेंटर खोलने का सोचा, आइडियाज काम नहीं किए, मुझे नहीं एफर्ट उसमें देने में मन किया, मुझे रिजल्ट वैसे नहीं मिले, तो ऐसा मतलब थोड़ी कि मैंने गिव अप कर दिया कि मैं अब आगे कुछ नया नहीं करूंगा। तो मन में इंसान को लाइक ढेर सारे आइडियाज चलते हैं और उनको टाइम देना चाहिए। आप इस चीज को सोचिए कि मेरे फादर जो जिनकी एज 60 इयर्स हो जाएगी, ही हैज बिलीव्ड इन माय आइडिया एंड ही इज वर्किंग ऑन इट। जो 60 साल की उम्र में आकर के बंदा गिव अप नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास एक न्यू आइडिया है, मैं उसके ऊपर काम करने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा मुझे और कुछ कहने की जरूरत है। वो बंदा चाहता तो कह सकता था कि मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो, तुम जो कर रहे हो तुम करो, बट ही हैज नॉट गिवन अप। ये सेट कि चलो हम लोग इस पे फिर से काम शुरुआत करते हैं, एक नया काम शुरू करते हैं। तब तो किसी को भी नहीं गिव अप करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। गिव अप, अगर आपने गिव अप कर दिया तो आप एक बिजनेसमैन नहीं हो, आप एक ओनर नहीं हो। सेल्स मेरी 1 मंथ की 0 चली गई, कोई टेंशन नहीं है, अगले महीने 1 लाख रुपए की हो जाएगी। दैट्स द स्पिरिट एवरीवन शुड फॉलो। 100%। सो सर, किसी ने आपको डिस्करेज भी किया था जब आपने लोगों को बताया कि मैं ये एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ? तो नहीं, मैंने अपने आइडियाज लोगों के साथ डिस्कस किए थे क्योंकि मुझे फीडबैक लेना था लोगों का कि वो क्या सोचते हैं इस आइडिया से रिलेटेड। मैंने कई बार कहा कि अच्छा मेरा एक फ्रेंड है वो ऐसा कुछ करना चाह रहा है, तो लोगों ने अपना आइडिया दिया, कुछ लोगों ने सजेशंस दिए कि नहीं आप ऐसे नहीं इस रास्ते से जाइए, आप ये मशीन यहाँ से नहीं आप चाइना से मंगाइए। कुछ लोगों ने कहा भी कि नहीं नहीं बिहार में बेचने वाला बहुत है, कहाँ जा करके करोगे, दुकान दुकान जाके टी शर्ट बेचोगे, फूड कंटेनर रेस्टोरेंट में जा करके बेचोगे, ये करोगे वो करोगे। तो आपके आसपास के लोग इनकरेज भी करते हैं, डिस्करेज भी करते हैं। आपको ये सोचना है कि आप किसकी बातों को अपने दिमाग के अंदर फीड करके रखते हैं। आपने सारे नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को देख के आपने पॉजिटिव मैंने देखा कि भाई ठीक है, जो लोग अगर अब जैसे बहुत सारी चीजें जहां मैं जो काम करना चाह रहा था, लोगों ने आइडिया दिया कि नहीं सर आप ऐसे मत करिए, आप ऐसे जाएंगे तो हो सकता है कि आपको लॉसेज हो। जैसे कुछ मशीनरीज वगैरह इस समय मैंने देखी मार्केट में जो 15 लाख 20 लाख रुपए की है, तो लोगों ने कहा कि आप उस लेवल से नहीं, आप छोटे लेवल से शुरुआत करिए। अब मेरे अंदर अगर दिमाग बहुत ये होता कि नहीं नहीं मैं तो एंटरप्रेन्योर बनूंगा, मैं तो 20 लाख की मशीन लगा दूंगा, तो वो बेवकूफ़ी हो जाती। तो लोगों ने मुझे गाइड भी किया, उन्होंने डिस्करेज कभी नहीं किया। उन्होंने कहा अब डिस्करेज करने वाले तो हर जगह बैठे हुए हैं, अगर आप डिस्करेज करने बैठ जाते हैं लोगों को तो आज सचिन तेंदुलकर नहीं होता, विराट कोहली आज विराट कोहली नहीं होता, शाहरुख खान आज शाहरुख खान नहीं होता। 1 फिल्म 2 फिल्म 3 फिल्म 5 फिल्म 7 फिल्म उनकी जो थी वो फ्लॉप हो गई। लोगों ने कहा शाहरुख खान का एरा खत्म हो गया, बंदा वापस आया, उसने ब्रेक लिया, 3 फिल्में लगातार दी जिसने पिछले सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। डिस्करेजमेंट उसे भी मिला, लेकिन आज वो कहाँ पे खड़ा है। तो लोग आएंगे जाएंगे, आपको इनकरेज करेंगे, डिस्करेज करेंगे, आपका काम होना चाहिए कि आपको मेहनत करना है, आपको अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते रहना है। बाकी वो जो है वो ऊपर बैठा हुआ है, उसे पता है कि आपको कितना देना है, क्या देना है और कब देना है। अपने आप में बिलीव भी रखना है। 100%। खुद तो बिलीव नहीं होगा तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप जॉब कर पाएंगे ना बिजनेस कर पाएंगे। सो सर, कभी आप अगर 18 साल के राहुल आहूजा से मिलेंगे, इन में भी अगर आपको टाइम मिले, अगर हो सकता है ऐसा कि आप उस 18 साल के उस बच्चे को, उस टीनेजर को आप क्या एडवाइस देंगे? देखिए, हर किसी के ना फैमिली का बैकग्राउंड अलग रहते हैं। 18 साल का राहुल आहूजा 2 हो सकता है। एक वो राहुल आहूजा हो सकता है जिसके फादर ने उसे एक लैम्बोर्गिनी दे दी है, उसके पास आईफोन्स हैं, उसके पास बड़े बड़े कॉलेजेस की डिग्रीज हैं, वो अच्छे कैंपस में जा रहा है, आ रहा है, पैसे उड़ा रहा है। एक वो राहुल आहूजा हो सकता है जिसको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास सब कुछ है। एक राहुल आहूजा वो हो सकता है जो अपनी पढ़ाई के लिए खुद फंडिंग कर रहा हो। तो
फैमिलीज के ऊपर डिपेंड करता है, बैकग्राउंड्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप 18 साल के राहुल आहूजा को आप किसे खोज रहे हैं। क्या आप मल्टी बिलीनियर के बेटे राहुल आहूजा 18 साल को खोज रहे हैं या आप आम राहुल आहूजा को खोज रहे हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं अपने 18 साल के राहुल आहूजा से क्या बात करूंगा या ये करूंगा, तो मैं उसे बस यही कहूंगा कि जो एंटरप्रेन्योर की जर्नी मैंने अभी स्टार्ट की है, वो शायद आज से 5 साल पहले अगर मैंने किया होता, शायद 5 साल पहले, तो चीज़ें कुछ डिफरेंट होती। तो उसको मोटिवेट करने के लिए आप क्या बोलेंगे? मोटिवेट करने के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जब एक 18 साल के टीनेजर का जो दिमाग होता है वो बहुत चंचल होता है, वो उछलता रहता है, उसको चैनलाइज करने की ज़रूरत थी। तो मैं उसे यही कहता कि अपनी शक्तियों का सही जगह इस्तेमाल करो, अपने यूथ का, अपने यंग एज पावर का सही जगह इस्तेमाल करो, क्योंकि 18 साल के राहुल के पास उस समय कोई लाइबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज मैं जिस पोजीशन पर बैठा हुआ हूँ मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा पहले उसे कहता कि तुम थोड़ा जल्दी शुरुआत करो, जब तक तुम्हारे सिर पर लाइबिलिटीज़ आएंगी तब तक तुम एक मिलियनियर हो चुके होगे। तो वो यही कहता है कि शुरुआत जल्दी करो, यंग एज में शुरुआत करो, फ्रेश आइडियाज़ के साथ स्टार्ट करो और अपने दम के ऊपर, अपने काम के ऊपर लगे रहो। कभी भी किसी के कहने पे, कुछ करने पे, फेलियर्स के आने पे डरो नहीं, रुको नहीं। अगर आज फेलियर्स हैं तो कल सक्सेस है। अगर आज आप गिरेंगे नहीं, अगर आज आपको चोट नहीं लगेगी, अगर आज आपको भूख नहीं लगेगी, तो सक्सेस का टेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी थाली में पहले से सब कुछ है तो आपको उस खुशी को महसूस करने का मौका नहीं मिलेगा। आज आप टाटा नैनो पे हैं, तभी आपको टाटा नेक्सॉन या टाटा सफारी पे बैठने की खुशी मिलेगी, पोर्शे पे की खुशी मिलेगी। अगर आपको बचपन में ही पोर्शे और लैम्बोर्गिनी की चाबी मिल गई तो आप उसको खुद के पैसों से कमाने का, खुद से अर्न करने का, वो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। गिरो, संभलो, लेकिन चलते रहो। So it will be like कि world belongs to you. Go get it. So thank you sir for coming to our show. ये बहुत ही ज़्यादा interacting था and so you have listened that what Mr. Rahul Ahuja has said. So it was really good and we wish you and exclusive you all the very best. Thank you very much.